हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड फोर्थ ईयर का जो पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी मापन एवं मूल्यांकन का। तो उसका पहला जो टॉपिक है वो है कि मेजरमेंट और जो इवैल्यूएशन है उसका कॉन्सेप्ट और उसका जो स्कोप है या उसके जो भी आगे हैं, जैसे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, नेचर हो गए, तो इन सब के बारे में ये आपका पहला टॉपिक है फोर्थ ईयर वालों का। तो जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैम फोर्थ ईयर का जो टॉपिक है थोड़ा नहीं मिल रहा है, तो आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करी हूँ। तो एक जैसे कि एक सीरीज़ जैसे चलता है उसी वे में ये चलेगा और क्रमशः टॉपिक टू टॉपिक यानी कि आपका जो ये पेपर है ये इसके जो भी टॉपिक रहेंगे वो क्रमशः मतलब एक करके एक के बाद एक ऐसे मैं अपलोड करती रहूँगी छोटी छोटी वीडियो में। और आपको जहाँ नहीं समझ में आए आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊँगी आप लोगों को। बाकी चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि जो मेजरमेंट है या मापन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज के जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आपको मापन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद स्कोप बताएंगे। इस तरीके से आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे हम। तो चलिए गाइस, जैसे कि है कि मापन के बारे में अगर हमें जानना है तो मापन जो होता है ये क्वांटिटी बेस्ड होता है, यानी कि ये मात्रात्मक होता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है ये क्वालिटी बेस्ड होता है और ये जो होता है मात्रात्मक ना हो करके ये गुणात्मक होता है। यानी इसमें क्वालिटी देखी जाती है और इसमें जो होता है तो इसमें क्वांटिटी देखी जाती है। मापन जो होता है वो संक्षिप्त है यानी कि संकुचित होता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है ये ब्रॉड टर्म है, ये व्यापक होता है। यानी मूल्यांकन जो होता है ये व्यापक होता है, ब्रॉड होता है, इसी के अंतर्गत मेजरमेंट आता है। यानी अगर हमें मूल्यांकन करना है, हमें इवैल्यूएशन करना है तो हमें मेजरमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेजरमेंट जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी जो ये टर्म है मेजरमेंट या इवैल्यूएशन, तो इसका प्रयोग तो हर एक फील्ड में या हर एक क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर ये एजुकेशन के फील्ड में किया जाता है। जैसे कि इसका यूज़ आप लोग देखते होंगे अपने दैनिक जीवन से संबंधित अगर देखा जाए तो अगर जैसे कि अभी नवरात्रि का व्रत जो स्टार्ट हुआ था तो व्रत में सब लोग ज़्यादातर फल लेने गए होंगे या फल या सब्ज़ी जो भी आप बनाते होंगे, तो उसके लिए आप जब खरीदने गए होंगे मोल भाव करते टाइम आप देखते होंगे कि उसमें हम मात्रा देखते हैं। सबसे पहले मात्रा देखते हैं, यानी ये कितने का कितना है। जैसे कि अगर केले की बात की जाए तो वो 40 रुपये का अगर या 1 दर्जन है या आधा दर्जन है जो भी है, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कितने का है ये केला या सेब या अनार जो भी फल है ये कितने का है। यानी पहले हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि ये 1 दर्जन कितने का है। फिर उसके बाद जब ये बात हो जाता है फिर हम देखते हैं कि वो मीठा है कि नहीं। जैसे कि अगर अनार ले रहे हैं तो उसके दाने लाल हैं कि नहीं, केले ले रहे हैं तो वो जैसे कि मीठा है कि नहीं, मतलब ठीक ठाक है कि नहीं। उसमें हम फिर धीरे धीरे उसके गुणों को देखते हैं कि वो कैसा है, बड़ा मोटा है कि नहीं, छोटा तो बहुत नहीं है। या संतरा लेते हैं तो उसको देखते हैं वो मीठा है कि नहीं। तो इस तरीके से पहले हम उसकी क्वांटिटी पूछते हैं कि ये कितने का कितना है, और फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये जो इसका मेन मकसद है मापन या मूल्यांकन का कि क्या होता है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और अगर आप ये समझ गए होंगे फिर आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि है इसमें कि एक समय था जब विद्यालयी शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था और इस उद्देश्य से ही छात्रों की प्रगति का मापन किया जाता था। यानी एक समय ऐसा था कि जो विद्यालय शिक्षा था उसका मुख्य कार्य केवल यही था कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं उनको आप बस नॉलेज बच्चों को दे दिया जाए, बच्चों को हर एक विषय के बारे में जानकारी दे दी जाए, सूचना दी जाए। ज्ञान और समझ में अंतर होता है। ज्ञान जैसे होता है केवल हम उसमें सूचना देते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया तो केवल हम बता सकते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन अगर समझ की बात की जाए तो समझ में हम उसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको हम अपने शब्दों में कर सकते हैं, या अगर किसी को समझाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो समझ होता है। लेकिन पहले क्या था कि विद्यालय शिक्षा जो दी जाती थी केवल इस मकसद से दी जाती थी कि केवल बच्चों को विषय का ज्ञान करा दिया जाए, यानी जानकारी दे दिया जाए।
और लेकिन अब क्या है कि अब ज्ञान के साथ साथ समझ भी बच्चों को मतलब समझ पर आधारित एजुकेशन दिया जाता है, ताकि बच्चों की समझ भी विकसित रहे। ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ समझ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस उद्देश्य से ही छात्रों की प्रगति का मापन किया जाता था कि कितना बच्चों ने कितना यानी केवल मात्रात्मक रूप देखा जाता था कि बच्चों ने कितनी मात्रा में जो भी उद्देश्य है उसको उसे प्राप्त किया है। तो प्रगति का मापन केवल क्वांटिटी के बेस्ड पर होता था। फिर उसके बाद है कि दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक द्वारा कराए गए विषय एवं पाठ्यवस्तु को छात्र ने किस सीमा तक ग्रहण किया है यह पता लगाना भी मापन है। जैसे कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक जो यानी टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट को या कंटेंट को छात्रों को किस सीमा तक ग्रहण करवाए हैं। यानी कि अगर बच्चों को अब पढ़ा दिए हैं, कोई भी टीचर है अगर पढ़ा देता है, फिर ये जानने के लिए कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आया, किस सीमा तक समझ में आया, तो इसके लिए वो मापन करता है, मेजरमेंट करता है। तो मापन के अन्य विधि होते हैं, यानी अन्य प्रकार से वो कर सकता है, तो लेकिन करेगा तो मापन ही। तो मापन के द्वारा बच्चों की प्रगति के बारे में, बच्चों ने किस सीमा तक प्राप्त किया है, ये पता लगाया जाता है। फिर है कि मापन के द्वारा छात्र की शैक्षिक प्रगतियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। इसका जो अनुमान है या जो भी पता लगाना है, तो हम मूल्यांकन या मापन के द्वारा पता लगा सकते हैं। फिर है कि मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य एवं क्षेत्र आधुनिक प्रणाली से भिन्न है। यानी जो इसका ऑब्जेक्टिव है या जो इसका क्षेत्र है, स्कोप है, तो वह इससे आधुनिक जो प्रणाली है इससे भिन्न होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन ये दो ऐसे अंग हैं जिनके बिना शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रहती है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम बच्चों को केवल पढ़ाते चले जा रहे हैं बट हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं, बच्चों ने कहाँ तक सीखा है, ये बिना जाने अगर हम पढ़ाते चले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि हम देखते होंगे कि जो भी बच्चों को बुक पढ़ाया जाता है तो उसमें जो है नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमेशा वो प्रीवियस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो पार्ट वो पढ़ चुका है उससे वो जुड़ा रहता है। तो अगर हम ये नहीं जान पाए हैं या बच्चों को नहीं पता लगा पाए हैं कि बच्चों ने वो सीखा भी है कि नहीं, और बिना पता लगाए हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ा दिए, तो वो क्योंकि पहले पार्ट से जुड़ा है तो हो सकता है उसका विपरीत प्रभाव पड़े। लेकिन अगर हम साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ ये भी चेक करते जाएँ कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, जहाँ दिक्कत है उसको भी सॉल्व करते चले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएँ, तो ज़्यादा उसमें लाभान्वित या जो भी चीज़ें बताया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे भी समझ पाएंगे और इस तरीके से जो टीचिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा सक्सेस भी होगी। तो यही कहा गया है कि जो मापन और मूल्यांकन होता है ये टीचिंग प्रोसेस की एक महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है। फिर है कि बालक जब विद्यालय पहुंचता है तो विद्यालय से विशेष प्रकार के नवीन अनुभव प्राप्त करता है, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, विचारों में परिवर्तन आता है। उपरोक्त संपूर्ण विकास व्यवहार परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वो अनेक तरीके से या अनेक उदाहरण के माध्यम से, अनेक अनुभव के माध्यम से वो बहुत चीज़ें सीखता है। क्योंकि अगर एक स्थान पे रहता है तो वो वहाँ से कुछ सीखता है, फिर अलग स्थान पे जाता है तो वहाँ से भी कुछ सीखता है, और सीख कर विचारों में परिवर्तन आता ही है। अगर हम कुछ नया सीखे हैं तो उससे हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। जैसे कि हम अगर अपने समाज में रह रहे हैं तो हम अपने समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उससे अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा है तो अच्छाइयाँ सीखते हैं, बुराइयां हैं तो बुराइयां सीखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि संगति का प्रभाव पड़ता है, तो संगति अच्छी रहनी चाहिए। तो यही सब है कि उपरोक्त संपूर्ण विकास व्यवहार परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। अतः मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। जैसे बच्चा घर से जब स्कूल गया है तो अब मापन मूल्यांकन अब यहाँ काम आएगा कि बच्चा अगर इस घर पर था तो उसको कितनी जानकारी थी, अब स्कूल में आया, स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया वो, और जो भी टीचर के द्वारा बातें कही गई उसको सीखा, फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। तो अब वो उसका जब मापन मूल्यांकन किया जाएगा तो ये अंतर देखा जाएगा कि जब बच्चा केवल घर पर रहता था तो किस तरीके से जानकारी रखता था, और अब विद्यालय में आ गया है, विद्यालय से सीख रहा है तो किस प्रकार का अब जानकारी रखता है। तो उसमें अंतर जो किया जाता है वो मापन मूल्यांकन के द्वारा ही संभव रहता है।
अतः मापन मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। अब एक शिक्षा शास्त्री हैं रॉस, इन्होंने कहा है कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन यानी जो मेजरमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं या रिसोर्सेज हैं, अगर उसको इस वर्ड से अगर लुप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो आधुनिक सभ्यता है यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। जैसे कि बालू की दीवार वो कभी खड़ी रह ही नहीं सकती। तो उस तरीके से अगर इंस्ट्रूमेंट मापन के और रिसोर्सेज को हटा दिया जाए तो जो आधुनिक सभ्यता है वो भी रह ही नहीं पाएगी, जिस तरीके से बालू का दीवार नहीं रह सकता है। अब फिर हम देखेंगे कि मापन का अर्थ। जैसे कि अब हमने यहाँ तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मापन का जो कॉन्सेप्ट है क्या है। अब उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग क्या है। मीनिंग के साथ साथ इसकी जो डिफिनीसन है वो भी देखते चलेंगे। इसी में इसमें है कि मापन शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए प्रदान की गई मात्रा या परिमाण के लिए किया जाता है। बस गाइज आपको यही ध्यान रखना है कि मापन जो है हमेशा इसको हम मात्रा से देखेंगे, मात्रा से इसको समझेंगे। मात्रा यानी कि क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है, तो मात्रा एवं परिमाण के लिए किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी की योग्यता एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाई में निश्चित करना मापन कहलाता है। यानी कि जो भी एबिलिटी है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों की या शिक्षार्थी की, स्टूडेंट की, तो उस क्वांटिटी को एक अंक गणितीय रूप यानी गणितीय रूप देना ही मापन कहलाता है। जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति का या कोई भी विद्यार्थी है उसका अगर हमें मापन करना है तो उसमें हम मात्रात्मक रूप शामिल करेंगे यानी गणितीय रूप शामिल करेंगे। जैसे छात्र द्वारा ग्रहण किए गए किसी विषय के प्राप्तांक, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी जो ये प्रोसेस है ये किसी भी चीज़ को उसके गुणों के आधार पर अंक प्रदान करता है, डिजिट देता है, गणितीय अंक मतलब गणितीय रूप प्रदान करता है। तो मापन को इस तरीके से याद रखेंगे कि मापन जो है इसका संबंध क्वांटिटी से है और यह गुणों के आधार पर अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब फिर गाइस इसमें डिफिनीशंस हैं मापन के। तो यही सब है कि मापन जो है हमेशा मात्रात्मक होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि मापन का अर्थ अंकों के रूप में वर्णित होता है, यानी वही गणितीय रूप प्रदान करना है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया है ये मापन के बारे में तो 2 या 3 डिफिनीसन, 2 कम हो जाएगा, 3 जो है एकदम एवरेज मतलब रहेगा, 3 से 4 आप कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो ज़्यादा सही है। तो आप इसमें से इतनी सारी डिफिनीसन है, कोई भी 3 डिफिनीसन एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखें तो वो डिफिनीसन भी इंक्लूड कर दें। क्योंकि अगर आप किसी का स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका मतलब प्रमाणित हो जाता है कि आप सही इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको डिफिनीसन सही लगे आप यहाँ से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं। अब जैसे कि इसमें है परिभाषाओं के आधार पर कहा गया है कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें कहा गया है कि उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो सकता है कि मापन और कुछ नहीं बल्कि एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। यानी अभी तक जितना डिफिनीशन दिया गया था उसको एनालिसिस करते हुए स्पष्ट किया गया है कि मापन जो होता है इसमें क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है। यह एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड देखा जाता है, परिमाण देखा जाता है किसी भी गुण के आधार पर, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का जो भी हो, तो जिसमें किसी निरीक्षण या परीक्षण के दौरान किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के व्यवहार या प्रकृति में जो भी विशेषताएं दिखाई देती हैं उन्हें मापन इकाइयों या संख्यात्मक मूल्यों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे अगर केवल विशेषता देखी जाती तो वो मूल्यांकन का पार्ट होता, लेकिन विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करना ये जो है ये किसका पार्ट हो जाएगा, तो ये मापन का पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है कि जैसे जब हम कहते हैं कि अमुक विद्यार्थी की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है अथवा विज्ञान के किसी इकाई परीक्षण में 8 अंक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये गणितीय रूप में लिखा गया है, यानी अगर विद्यार्थी की ऊंचाई देखी जा रही है तो 160 सेंटीमीटर आ रही है, संख्या में आ रहा है, या विज्ञान के किसी इकाई परीक्षण में 8 अंक मिला है
तब हम निश्चित रूप से उसका ऊंचाई तथा विज्ञान में उसकी उपलब्धि के संदर्भ में मापन कर रहे होते हैं। यानी अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में जो अंक पाया है टोटल में से, तो वो जो अंक पाया है वही मापन का पार्ट है। यहाँ 1 सेंटीमीटर और 1 अंक मापन के लिए प्रयुक्त विभिन्न इकाइयों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा विद्यार्थी विशेष का निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान उसकी अपनी प्रकृति या योग्यता विशेष में जैसा प्रदर्शन देखने को हमें मिला या उसी के आधार पर उसको सापेक्षिक मापन इकाइयाँ मापन हेतु प्रदान की गई हैं। इस प्रकार वास्तव में मापन के दौरान हम निरीक्षण और परीक्षण के परिणामों को परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा इन्हें अधिक से अधिक वस्तुगत तथा संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करने हेतु अंकों, संख्यात्मक मूल्यों तथा मापन इकाइयों की सहायता लेते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि मापन मुख्यतः आंकड़ों को एकत्र करने से संबंध रखता है। जैसे किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक, यानी जो मापन होता है वो अंक से संबंधित होता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें वस्तुओं की लंबाई और घनत्व जैसी विशेषताओं का मापन किया जाता है। इसी प्रकार से व्यवहार विज्ञान में इसका अर्थ है मनोवैज्ञानिक विशेषताओं जैसे मानसिक विकृति और इसी तरह अन्य दृश्य घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण को मापना है। मापन का अर्थ है शिक्षार्थी द्वारा किए गए किसी कार्य पर समंक देना। समंक का मतलब होता है अंक देना। जैसे 33/50 यानी 50 में से 33 अंक उसको मिला है, अर्थात 50 में से 33 समंक। तो ये जो गणितीय रूप रहता है किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेषताओं के आधार पर जो गणितीय रूप दिया जाता है वो मापन का पार्ट होता है। अगर वही बताया जाए कि ये कैसा है, किस प्रकार का है, यानी विशेषता बताई जाए, तो वो आता है आपके मूल्यांकन के अंतर्गत। तो गाइज मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो मापन है, मेजरमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इवैल्यूएशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है और स्कोप क्या होता है। तो आने वाली वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग भी इस चैनल से जुड़े रहें और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।